जल्दी से एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग मेरे को सुन और आज के दिन की कुछ बड़ी खबरें, कुछ प्रमुख खबरें, ऐसी खबरें जिनकी जानकारी होना हमको आवश्यक है और जो आमतौर पे कई बार न्यूज साइकिल में कहीं दब जाती हैं, उभर के आ नहीं पाती। ऐसी कुछ खास खबरें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो सीएए का नाम या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम का नाम तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अब तक ना सुना हो। हम सभी जानते हैं बड़ा ही विवादास्पद एक भारत सरकार का कानून है। 2019 में भारत सरकार इसको लेकर आई थी और इस कानून को अब 2024 में इसके नियम जारी किए गए हैं, यानी कि इसको नोटिफाई करके लागू किया गया है। इस कानून के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई थी और ये चुनौतियां जो है बेटा आज से नहीं थी, ये चुनौतियां जिस साल ये कानून पहली बार संसद ने पारित किया था 2019 में, तभी से ये कानून जो है इसको चुनौतियां दी गई थी। लेकिन तब इस कानून को क्योंकि नियम नहीं बनाए गए थे, इसलिए उन चुनौतियों को सुना नहीं गया था। अब क्या हुआ, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज से उन चुनौतियों को सुनना शुरू किया कि सीएए कानून को लेकर जो भी प्रमुख चुनौतियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को अब सुनना शुरू किया है। तो उनकी सुनवाई का आज पहला दिन था और पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक खास इंपॉर्टेंट बातें उस सुनवाई में आपको बताई हैं। तो इसके पहले हम आगे बढ़े और चर्चा करें। मैं आपको बताऊंगा कि सुनवाई में कुल मिलाकर क्या हुआ, लेकिन वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो कल सुबह से शुरू हो रहा है। कल 20 तारीख है, सुबह 8 बजे से, कल सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, आप में से कई लोगों को मॉर्निंग बैच चाहिए था, जिन लोगों ने अब तक एनरोल नहीं किया है, याद रखिए कल सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपके पास आज का ही बचा हुआ दिन है। आप एजे लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगाकर आप 23,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। 2025, 26 और 27 के हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की क्लास मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका चेक होकर मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव उत्तर का आपको फीडबैक मिलेगा और साथ के साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ अपने कैंपस में रखेंगे, वहां पर आप हमारे साथ रहकर मेंस की तैयारी करेंगे। आपका रहना, खाना पीना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा, आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क वहां पर नहीं लिया जाएगा। तो आज ही जुड़ जाइए। कल सुबह, आज 19 तारीख है, 20 तारीख सुबह 8 बजे से बैच शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी प्रमुख चर्चा पर। हमको बात जो करनी थी, अब सीधे उस चर्चा पे आते हैं। तो भाई हमारी चर्चा क्या है, तो आप सभी जैसे जानते हैं भारत सरकार ने क्या किया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये भारत सरकार 2019 में लाई थी। आप सभी को याद होगा, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग उस समय बड़ा मशहूर हुआ था और बहुत लंबे समय तक जो है विरोध प्रदर्शन चले थे देश के अलग अलग भागों में, जिनको सरकार आसानी से हटा नहीं पाई थी। आखिरकार विरोध प्रदर्शन तोड़ने में कोरोना वायरस बड़ा काम आया था, क्योंकि देश में कोविड आ गया 2019 खत्म होते होते और खासतौर पर 20 शुरू होते होते। इसीलिए ये जो धरने प्रदर्शन थे ये कम हो गए, समाप्त हो गए और आखिरकार ये खत्म हुए। लेकिन इसको लेकर विवाद हमेशा बना रहा। तो याद रखिएगा, देखिए सीएए में था क्या, हालांकि आपको पहले कई बार बता चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, बहुत बेसिक समरी आपको बताता हूं सीएए में था क्या। सीएए का लक्ष्य ये था कि भारत के 3 पड़ोसी देश, केवल 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों के लिए ये था, वो 3 पड़ोसी देश जहां पर मुस्लिम बहुल्य में है, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है जी, तो ये 3 जो देश हैं भारत के पड़ोसी देश, इन 3 देशों से गैर मुस्लिम विस्थापित, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, कोई गैर मुस्लिम विस्थापित व्यक्ति भारत की जो है नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए नियमों को सरल किया गया था। ये बात सही है। तो भाई नियमों को जो है वो सरल किया गया था कि आप, ऐसा नहीं है कि पहले नियम नहीं थे। भाई आपको मैं पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, पाकिस्तानी गायक अदनान सामी, उन्होंने भारत की नागरिकता ली। पाकिस्तान के अन्य कई लोग होंगे, जबकि वो तो मुस्लिम भी हैं, तो अन्य कई लोग होंगे जिन्होंने भारत की नागरिकता ली, लेकिन उनके लिए एक 11 वर्ष का कट ऑफ होता है, लंबा टाइम पीरियड होता है वेट का। लेकिन ये माना गया कि भाई ये जो अफगानिस्तान जैसा क्यों लग रहा है, अफगानिस्तान है, इसको समझ जाइएगा, तो लिखने में थोड़े ऐसा गंदे से लिखा गया। हाँ, तो भाई तो ऐसे गैर मुस्लिम विस्थापित, इनके लिए सरल दशाएं जो है बनाई गई कि अगर ये एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो सरकार जो है इनकी जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार करेगी, इस पर विचार करेगी और इनको हो सकता है नागरिकता सरलता से मिल जाए। ये प्रावधान सीएए में किया गया था। मैं बहुत बेसिक एकदम समरी बता रहा हूं। तो यार इसको तभी तुरंत चुनौती दी गई। उस समय जो इसका भारी विरोध भी किया गया वो इस आधार पे किया गया कि भारत जो है संवैधानिक तौर पे हम क्या हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। ये तो आपको पता होगा, भारत जो है संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है। और भारत इसमें विरोधकर्ताओं का ये कहना था कि ये वाला जो क्लॉज है कि केवल गैर मुस्लिम विस्थापित ही इसके तहत जो है नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उनका यह कहना था कि भाई भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि भाई भारत में नागरिकता देने या ना देने के लिए, नागरिकता देना या ना देना सरकार के हाथ में है, पूरी तरह से केंद्र सरकार का निर्णय होता है, लेकिन नागरिकता देने या ना देने के लिए धर्म एक आधार नहीं माना जा सकता। धर्म को एक आधार बनाना, भले ही वो कोई भी केस हो, भले वो दूसरे देश से आ रहा हो, किसी पड़ोसी देश से आ रहा हो, कहीं और से आ रहा हो, आपके देश का व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर आप धर्म को एक कट ऑफ क्राइटेरिया बनाते हो नागरिकता के कंसिडरेशन के लिए, तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। और धर्मनिरपेक्षता कहां आती है, हमारे संविधान के किसमें आती है, बेसिक स्ट्रक्चर में, हमारी मूल संरचना में आती है। केशवानंद भारती जजमेंट याद है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मूल संरचना कोई नहीं बदल सकता कभी भी। तो इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भैया ये सीएए जो है इसको हमें रद्द, इस पे सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक है। इतना सा सिंपल सा आर्गुमेंट है कि यहां पर ये क्या करता है, देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता करता है। सरकार का ये कहना था कि हम बिल्कुल भी, देखिए ये तो हो गया जो याचिकाकर्ता थे उनका पक्ष, सरकार का पक्ष समझ लेते हैं। पहले आपको मुकदमा समझा देता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो समझा दूंगा। सरकार का पक्ष क्या है, सरकार ने कहा है कि
हमने किसी भी मुस्लिम को भी नागरिकता लेने से रोका थोड़ी ना है। सरकार ये कह रही है कि हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि जो मुस्लिम व्यक्ति है इन देशों के रहने वाले, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के, अगर वो नागरिकता लेना चाहे तो वो नहीं ले सकते। ये हमने कब कहा? सरकार ने ये कहा है कि मुस्लिमों पर भी कोई रोक थोड़ी ना है। सरकार ये कह रही है कि मुस्लिमों पर कोई रोक नहीं है। ये जो कानून है ये इन देशों में अल्पसंख्यक जो है, क्योंकि इन देशों में ऐसे आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि यार जो लोग धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। आपने कहानियां सुनी होंगी पाकिस्तान में सिखों पर, ईसाइयों पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं पर, या बांग्लादेश में जिस तरह के अत्याचारों की घटना कई बार सुनने में आती है। तो सरकार ने कहा कि इन पड़ोसियों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक कौन हो गए? जो हिंदू हो गए या फिर मान लीजिए सिख हो गए, ईसाई हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ये हमने एक विशेष कानून बनाया है। और विशेष कानून जो होता है, आप में से कुछ लोग लॉ के जानकार होंगे, लॉ के छात्र होंगे, आप जानते हो कि विशेष कानून जो है वो तो समाज के किसी एक वर्ग के लिए बनता है ना भाई। अब जैसे पॉक्सो है तो बच्चों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ पॉक्सो कानून बना है, वो एक विशेष कानून है। उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर किसी ग्रोन अप व्यक्ति का यौन उत्पीड़न हो तो उसको सरकार नहीं सुनेगी या वो मुकदमा नहीं कर सकता है, लेकिन पॉक्सो में कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं। ये बात एकदम सिंपल है। तो भाई ये जो है ये इनका सरकार का कहना है कि हमने मुस्लिमों पर भी कोई रोक थोड़ा ना लगाई है। अगर इन देशों के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए नॉर्मल रूट था वो नॉर्मल रूट से आ सकते हैं, लेकिन इन देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके लिए हमने एक विशेष मार्ग खोला है, बस हमने ये किया है। और ये किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है, ये सरकार का कहना था। दोनों पक्षों के तर्क काफी दमदार हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकदमा ये होने वाला है। मेरी बहुत नजर है इस मुकदमे पर, मैं इसको डेली फॉलो करने वाला हूं जब इसकी सुनवाई होने वाली है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से विस्तार से पूरा पढ़ाने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। खैर अब आते हैं आज की सुनवाई पर। तो आज जो है आज की सुनवाई के पहले सुनते हैं कि 2019 से क्या हो रहा था। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर 2019 से मुकदमे चल रहे हैं, तो ये अब तक 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो 2019 में सरकार जब ये मुकदमा चला तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अभी हमने इसके नियम नहीं बनाए हैं। तो अभी तो हमने खाली एक मोटा मोटा कानून पास करा है, इसके नियम नहीं बनाए हैं, तो ये लागू नहीं हुआ है। जब तक ये लागू ना हो जाए, इसके नियम ना बन जाए, तब तक इसको सुनना उचित नहीं है ना भाई। पहले हमको नियम तो बनाने दो, आप पहले हम नियम बना लें फिर नियमों को सुनना ना यार। अभी जब हमने नियम ही नहीं बनाए तो आप सुनवाई किस आधार पे करोगे? तो इस आधार पे सरकार ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब नियम बनेंगे तब इनकी सुनवाई होगी, तब जो है सुनवाई करी जाएगी। तो इस कारण से अब 2024 में इसके नियम बने और अब जाकर इसकी सुनवाई शुरू हुई। तो पहला तर्क जो था कोर्ट में, ये इसमें मुख्य याचिकाकर्ता कौन था? इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग था, IUML नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, वो इसमें एक प्रमुख याचिकाकर्ता था। कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, वो इसमें एक याचिकाकर्ता है। तृणमूल कांग्रेस की नेता है महुआ मोइत्रा, आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर रही थी संसद से अपने निष्कासन को लेकर। तो ये जो है ये भी ये सब लोग इसमें प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। तो भाई ये लोग याचिकाकर्ता थे, ये लोग याचिकाकर्ता गए और इन्होंने पहला आरोप तो यही लगाया कि यार ये सब जो किया जा रहा है ये केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये कहा कि देखिए कानून कब पास किया था सरकार ने? 2019 में जब चुनाव थे। नियम कब बनाए? 2024 में जब चुनाव थे। जबकि कायदे में नियम बनाने में 6 महीने से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए था, पर सरकार ने पूरे 5 साल ले लिए ताकि इस बार के चुनाव को पोलराइज कर पाए। तो पहला आरोप इन्होंने ये लगाया कि ये पूरी एक चुनावी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी जो है चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया गया है, ताकि चुनाव में इसका लाभ मिले, इसके लिए ये किया गया है। मेरे विचार में ये बहुत ही कमजोर तर्क है, क्योंकि मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही किया गया है। लेकिन यार इसमें कोर्ट क्या करे? मतलब हर सरकार ऐसी चीजें करती है ना यार, ये तो सरकारें करती हैं कि अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं चुनावों के आसपास लेती है। भाई राम मंदिर का उद्घाटन भी सरकार, और भाई इस साल दिवाली पे भी तो कर सकती थी, लेकिन लॉजिकल वाला वो नहीं होता। अगर आप राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में भी सोचें तो इस वर्ष जब दिवाली आएगी तो दिवाली को मतलब पौराणिक तौर पर वो दिन माना जाता है जब भगवान राम लौट कर आए थे, तो दिवाली ज्यादा बेहतर ओकेजन होता। लेकिन क्योंकि चुनाव के पहले करने से शायद लाभ मिलता है इसलिए लेकिन इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो सरकार की रणनीति है कि यार हम इंपॉर्टेंट काम चुनाव के पहले कर देंगे ताकि चुनाव में लाभ मिले। तो मेरे ख्याल से इस पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ मतलब लोक स्टैंड ही बनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस पे कोई तर्क नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करे यार? अगर सरकार चुनावों में अपने आप को अपना लाभ बढ़ाना चाहती है तो इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? ये कोई तर्क नहीं है, ये तो बेकार का तर्क है। मैं इस तर्क को कोई वैल्यूएबल तर्क नहीं मानता। दूसरा तर्क इनका यही था कि भाई नियमों के बाद जो है धर्मनिरपेक्षता का इसमें नुकसान हो रहा है। ये बात जो है ये वाला तर्क अभी भी वैलिड है। तो दूसरा मुख्य सब्सटैंटिव तर्क है कि यार धर्मनिरपेक्षता के ये कानून खिलाफ माना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने पहली मांग ये करी कि भाई इस आधार पे सबसे पहले तो आप स्टे लगा दीजिए। इन लोगों की याचिकाकर्ताओं की पहली मांग थी कि देखिए अगर इस पूरे प्रावधान के तहत, इस नए कानून के तहत मान लीजिए इतने आप मुकदमा सुन रहे हो, इतने अगर किसी को नागरिकता दे दी गई, तो अभी आप मुकदमा सुन रहे हो, आपका मुकदमा चलेगा मान लो 2 महीने में सरकार ने किसी को नागरिकता दे दी, फिर आपने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया अगर, तो उसकी नागरिकता वापस थोड़ा ना लोगे। तो इन लोगों की पहली मांग थी कि आप जितने समय के लिए मुकदमा चल रहा है आप स्टे लगा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इनकी स्टे लगाने की मांग को ठुकरा दिया है। पहली बात सीधी सीधी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इस पे हम स्टे नहीं लगाएंगे, और उसका सैद्धांतिक कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये स्टैंड लिया है कि संसद जिन कानूनों को पास करती है उन पे ऐसे ही स्टे नहीं लगना चाहिए। उन पे स्टे लगाने के लिए कोई बहुत गंभीर कारण होना चाहिए, मतलब उन पर इसलिए कि भाई अभी हमको टाइम लगेगा सुनने में, इन कारणों से संसद द्वारा पारित की गई चीजों पर स्टे नहीं लगना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड निर्वाचन आयोग के आधार पर भी लिया था कि भाई निर्वाचन आयोग जब तक हम निर्णय लेंगे तब तक नए निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट होने दीजिए, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, उस पर स्टे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो स्टे लगाने की मांग थी इसको ठुकरा दिया कि कोई स्टे पर नहीं दिया जाएगा। ये बात एकदम स्पष्ट है, स्टे की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार, ऐसा नहीं कि इनकी बात पूरी ठुकरा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि भाई जो 237 याचिकाएं, कुल मिलाकर 237 याचिकाएं दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सरकार से कि इन 237 याचिकाओं का आप जवाब दाखिल कीजिए। आप एक काम कीजिए,
आप इन 237 याचिकाओं का जवाब दाखिल कीजिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है कि भाई इन 237 याचिकाओं में जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं अगले 3 सप्ताह के भीतर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधा सीधा उसका जवाब दाखिल कीजिए हमारे पास, यह आपको पहला कदम उठाना है। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन 3 सप्ताह के दौरान, हालांकि ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है, ठीक है, यह बात स्पष्ट है कि ये जो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, पर इसमें जो है इस बात को याद रखिए कि हाँ जी, ये आपको क्लियर है। तो इन कानूनों के रोक पर सरकार ने किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन यहां पर जो है, हाँ, सरकार ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो आपके याचिकाकर्ता पक्ष था, इनको यह अधिकार दिया है कि अगर इन 3 सप्ताहों के भीतर किसी को नागरिकता दे दी जाती है, भाई इन 3 सरकार ने मांगे भाई आपको 4 सप्ताह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 नहीं 3 ही मिलेंगे, 3 सप्ताह में आप इनका जवाब दाखिल कीजिए। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि अगर इन 3 सप्ताह के भीतर मान लीजिए सीएए के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो आप उसके खिलाफ अलग से मुकदमा कर सकते हैं। तो उसको हम अलग से सुन लेंगे कि अभी तो मामला विचाराधीन था, लेकिन इसके बीच में सरकार ने किसी को नागरिकता दे दी, तो उन्होंने कहा कि हम स्टे नहीं लगाना चाहते अननेसेसरीली, क्योंकि संसद ने कोई कानून पास किया है, इस बात की संभावना बहुत कम है, अभी तो कानून आया ही है, अभी तो कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं बनी, हर जिले में समिति बनेगी, वो सब बनी नहीं है, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि अगले 3 सप्ताह में किसी को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को मिल जाती है, तो अगर किसी को नागरिकता मिल जाती है तो उसको आप अलग से कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि ये जो नागरिकता मिली है ये इलीगल है, ये आपको अधिकार दिया जाएगा, आप उसको चुनौती दे पाएंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है जी। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रदान करी, ये छूट सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रदान करी है। तो ये अभी तक इस मामले में हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक बीच का स्टैंड अभी बनाकर रखा है, अपने पत्ते जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खोले नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करने वाला है या सुप्रीम कोर्ट इसको रखने वाला है, यह अभी स्पष्ट है नहीं, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। तो जिसकी आशा थी मेरे को पहले से ही, आजकल मैंने पहले बताना बंद कर दिया है, मुझे क्या लगता है, मुझे यही लगता था सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे तो नहीं लगाएगा क्योंकि संसद द्वारा पारित कानून है, तो इस पर स्टे लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाया है, लेकिन एक तरह से यह कह दिया है कि अगर अगले 3 सप्ताह जब तक इन याचिकाओं का जवाब दाखिल सरकार नहीं करती, तब तक अगर जो है मान लीजिए किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मान लीजिए अगले 3 सप्ताह में अगर किसी को नागरिकता मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने पर कुछ दिनों की रोक लगा सकती है जब तक इस मामले का निर्णय ना आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मामला, बहुत ही एक ऐतिहासिक मामला ये होने वाला है। भारत अपनी नागरिकता जो है किस प्रकार से देगा अन्य देशों के लोगों को, उसको ये आने वाले समय में परिभाषित करेगा। इस पर मेरी पूरी नजर बनी रहेगी और समय समय पर मैं आपको इसकी जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर आता रहूंगा, ठीक है जी। चलिए अब एक बार आप लोगों के प्रश्न देख लेता हूं, लेकिन आपके प्रश्न देखने के पहले आपको जल्दी से एक बार दोबारा बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज आपके पास आखिरी दिन है इसमें एनरोल करने का, कल सुबह 8 बजे से P2I बैच शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड आपको याद ही होगा, 23,999 फीस है। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके एजे लाइव कोड लगा के इसको प्राप्त कर सकते हैं।